चंदेरी गांव। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा और उसके सामने दो बच्चे बैठे हुए थे। बाबूजी बाबूजी, हमें बताइए ना कि हमारे गांव के हर घर पर ओ स्त्री रक्षा करना ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बच्चों, मुझे तुमको ये बात बताना ठीक नहीं है, कहीं तुम लोगों के दिमाग पर डर ना बैठ जाए। कैसा डर बाबूजी, बताइए ना। वो डर जो आज से 10 साल पहले पूरे गांव के दिल पर बैठा था, स्त्री का डर। स्त्री हर घर के एक मर्द को अपने साथ ले जाया करती थी। वो घर का दरवाजा न खटखटाए, इसलिए सभी ने अपने घरों की दीवारों पर लिख रखा था कि ओ स्त्री कल आना। सभी ने स्त्री को एक चुड़ैल के रूप में देखा था, लेकिन जब राजवीर ने अपने दोस्त पुनीत के साथ मिलकर स्त्री के बारे में जानकारी निकाली, उस पुरानी किताब में उसे उसका जवाब मिला कि स्त्री को उसकी जिंदगी में मर्दों से इज्जत और प्यार नहीं मिला, इसीलिए वो अब मरने के बाद मर्दों को ही अगवा करके ले जा रही है। लेकिन फिर भी शहर को बचाना जरूरी था, इसलिए राजवीर ने उसकी चोटी काट कर उसकी शक्ति खत्म कर दी और स्त्री उस रात के बाद नजर आना बंद हो गई थी। लेकिन तभी से हम सभी ने स्त्री की आत्मा की शांति के लिए उसकी चोटी का एक मंदिर बनवाया, जहाँ उसकी चोटी को एक ताबूत में रखा गया और उस ताबूत पर लिखा गया, ओ स्त्री रक्षा करना। और धीरे धीरे सभी गांव के लोगों ने अपने घरों के बाहर यही अल्फाज लिख दिए। ये रात पुनीत की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। उसकी दुल्हन सेज पर बैठी थी और वो उसके करीब जा रहा था। पुनीत को अपने करीब आता देख दुल्हन सिमट कर बैठ गई। अरे शर्मा रही हो, हमने तो तुमको एक बार देखा हुआ है सुगना, शर्माने की क्या जरूरत है? ये कहते हुए पुनीत ने दुल्हन का घूंघट उठाया। उसका सौंदर्य देखकर पुनीत की आंखों में चमक उभर आई। वो अभी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके घर की दीवार पर अजीब सा शोर होने लगा। अरे कौन है यहाँ? पुनीत हैरान रह गया। इतनी जोर से कोई दरवाजा भी नहीं पीट सकता था जितनी जोर से दीवार को पीटने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दीवार अभी टूट कर गिर जाएगी। तभी खिड़की खुली और एक कटा हुआ सर अंदर आया, जिसे देखकर दुल्हन और दूल्हा दोनों ही डर गए। इसके बाद ही शरीर भी अंदर आ गया, लेकिन यह सिर से बिल्कुल अलग था। उसके लंबे घने बाल हवा में लटक रहे थे। वो सर अब दुल्हन की तरफ बढ़ गया और उसके बालों ने दुल्हन के दोनों हाथों को जकड़ लिया। तभी उसने अपने बालों के बल दुल्हन को हवा में उठा लिया। जो दीवार अभी तक धम धम कर रही थी, उसमें तेज रोशनी चमकने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वो दीवार शीशे की बन गई हो और वो सिर दुल्हन को लेकर उसके अंदर चला गया। अगले ही पल दीवार एकदम ठीक हो गई और पुनीत चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। पुनीत, पुनीत उठो। पुनीत की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसके माँ बाप के साथ कुछ पड़ोसी भी घर में थे और उसको हैरानी से देख रहे थे। पुनीत, दुल्हन कहाँ है और तुम यहाँ जमीन पर क्यों पड़े हो? वो सुगना को ले गया वो सुगना को। अरे कौन ले गया? वो सरकटा। ये सुनकर सभी की जुबान से राम राम निकलने लगा। राम 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 राम। पुनीत अब इन सभी के साथ राजवीर के पास गया और उसे सारी बात बता दी। ये क्या बोल रहा है तू? सरकटा दुल्हन को उठा ले गया? हाँ, मेरी आंखों के सामने उठा के ले गया। तो अब तू मुझसे क्या चाहता है? क्या मतलब? अरे जैसे हम दोनों ने मिलकर स्त्री से इस गांव को छुटकारा दिलाया था ना, अब वैसे ही इस सरकटे को हराकर उससे मेरी सुगना को वापस ले आते हैं। तभी राजवीर की बीवी रिया बोली, तब ये सिर्फ इस गांव का एक नौजवान लड़का था और अब ये मेरा पति है और मैं नहीं चाहती कि ये कोई भी जोखिम भरा काम करे। रिया बेटा, तुम हमारी बात को समझो। मुझे कुछ नहीं समझना, आप सभी मेरे घर से बाहर निकलिए। रिया ने सभी लोगों को घर से निकाल दिया और खटाक से दरवाजा बंद कर दिया। अगर फिर से तुमने किसी भूत को पकड़ने या भगाने की कोशिश की ना, तो मैं खुद भूत बन जाऊंगी। ये कहकर उसने चादर तानी और सो गई। राजवीर को पुनीत की फिक्र हो रही थी, लेकिन अपनी बीवी के गुस्से के आगे वो मजबूर था। रात तकरीबन 3 बजे रिया की आंख खुली। उसने पास में रखा हुआ पानी का गिलास उठाया तो वो खाली था। अरे यार, इस गांव में शादी करके तो मैंने मेरी ही किस्मत फोड़ ली। राजवीर सो रहा था, इसीलिए उसने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा और पानी का मटका उठाकर घर से निकली। बरामदे में एक कुआं था, उसने बाल्टी पानी में फेंक दी। जब बाल्टी पूरी तरह से नीचे पानी में गिर गई तो उसने वापस रस्सी खींचना शुरू किया।
अचानक से हंसने की आवाज आई तो वो डर गई। ये किसकी आवाज है? उसने सांस ली और वापस पानी खींचना शुरू किया। तभी वो आवाज और ज्यादा तेज आने लगी और उसने देखा कि बरामदे में लगे एक पेड़ के तने पर अजीब सी चमक हो रही है, जैसे कि पेड़ पर हजारों जुगनू बैठे हों। उसको प्यास बहुत तेज लगी थी, इसलिए उसने तेजी से बाल्टी को खींचा और जैसे ही रस्सी पूरी ऊपर आई तो उसने बहुत भयानक दृश्य देखा। उस बाल्टी के अंदर कोई काली चीज नजर आई। ये क्या है? उसने उस काली चीज को उठाया तो पाया कि वही कटा हुआ सिर था जिसने सुगना पर हमला किया था। उस पर लिपटे हुए काले बालों ने रिया के हाथ और पैरों को जकड़ लिया और हंसने लगा। रिया का दिल बुरी तरह दहल चुका था। उसकी सांस भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसने सांस को पूरी तरह से अंदर लिया और उसके कंठ से एक खौफ भरी चीख निकली। वो चीख सुनकर राजवीर जाग उठा। रिया, तुम कहाँ हो? उसने खिड़की से देखा कि रिया कुएं के पास है। वो भागकर बाहर गया तो सामने का नजारा देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। रिया! वो रिया की तरफ भागा, लेकिन उस सर ने बालों के सहारे ही रिया को हवा में ऊपर उठा दिया। पेड़ में जो लाइट जल रही थी वही एक गोल घेरा खुल गया और वो सिर कटा रिया को उसके अंदर ले गया। नहीं! राजवीर भागकर उस पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक से वो पेड़ पहले जैसा हो गया। अब राजवीर की नजर घर की दीवार पर पड़ी तो उसने स्त्री रक्षा करने वाली लाइन को मिटा हुआ पाया। अगली सुबह पुनीत और गांव के सभी लोग एक जगह जमा हुए। राजवीर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी और उसके हाथ में वही किताब थी। रिया ने इस किताब को खोलने तक से मुझे साफ मना किया था, लेकिन अब उसी की जान खतरे में है, इसीलिए रिया मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर उसने किताब का वो आखिरी पन्ना खोला जो उसने पढ़ा ही नहीं था। स्त्री बनने से पहले वो एक अच्छी नर्तकी थी और उसे मारकर स्त्री बनाने वाला एक सरकटा था। जब तक स्त्री शहर में घूम रही थी तब तक सरकटा नहीं आ सकता, लेकिन अगर आपने स्त्री को भगा दिया तो सरकटा वापस आएगा। ये सरकटा कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे इस किताब के अगले भाग में। अगले भाग में? क्या मतलब अगला भाग? क्या इस किताब के बाद कोई दूसरी किताब भी लिखी गई थी? पता नहीं महन जी, जब मैं और पुनीत उस अंधेरी गुफा के अंदर गए थे तो हमें तो वहाँ पर एक ही किताब मिली थी। तो फिर इसमें क्यों लिखा है कि पुनीत, मुझे लगता है अब हमें वापस उसी गुफा में जाना पड़ेगा। क्यों? अब तू क्यों उस सरकटे को ढूंढना चाहता है? क्योंकि अब तेरी बीवी गायब हुई है इसलिए? पुनीत, बीवी तेरी भी गायब हुई है। ये गिले शिकवे करने का वक्त नहीं है यार। अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है, या फिर मैं अकेले भी अपनी पत्नी के लिए वहाँ जा सकता हूँ। यह कहकर अब राजवीर वहाँ से निकल गया और पुनीत किसी सोच में डूब गया। रात के 12 बजे सुनसान जंगल और अंधेरी रात, ऐसे में एक अकेले इंसान की चहलकदमी उसके लिए माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। काफी देर चलने के बाद वो गुफा पर पहुंचा। उस गुफा को उसने आज 5 साल बाद देखा था और उसे देखते ही उसकी आंखों के सामने वो सारा मंजर ऐसे घूमने लगा जैसे कि ये कल ही की बात हो। मुझे जाना ही पड़ेगा, रिया पता नहीं किस हाल में होगी। यह कहकर वो उस गुफा के अंदर दाखिल हो गया। अभी कुछ कदम बढ़ाने के बाद ही एक चील तेज शोर करती हुई सामने से आई। राजवीर नीचे झुककर उस चील से बच गया और वो पीछे निकल गई। राजवीर की सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीनों की बूंदें छलक आई थी। ये तो पहले से भी ज्यादा वीरान हो गया यार। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो अचानक से डर गया। उसने पलट कर देखा तो वो पुनीत था। तुम आ गए? हाँ, दिख रहा हूँ तो साफ सी बात है कि आ ही गया होऊंगा। मैं सच में उस रात तुम्हारी बात सुनने वाला था, लेकिन बस अब आगे चलो, कहीं दूसरी चील ना आ जाए। ये दोनों अब आगे बढ़ते रहे। कहीं कोई मरा हुआ जानवर मिलता तो जिसके मांस को चील कौवे खा रहे थे, तो कहीं मानव कंकाल की हड्डियां मिलती, लेकिन फिर भी ये दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। आखिरकार ये एक जगह पहुंचे जहां एक बक्सा रखा हुआ था। यही वो बक्सा था ना जिससे हमने वो किताब निकाली थी? हाँ, यही था। राजवीर ने उस बक्से को खोला तो उसके अंदर उनको एक काला कपड़ा रखा हुआ मिला। ये वही कपड़ा है जो उस किताब पर लिपटा था, लेकिन वो दूसरी किताब इसके अंदर नहीं है, तो कहाँ होगी? ये कहते हुए राजवीर ने उस कपड़े को उठाया और उसके नीचे उनको एक चाबी और एक नक्शा नजर आया। अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था। इन दोनों ने अब उस नक्शे को ठीक से देखा, जो दिखने में काफी आसान था। ये नक्शा तो इसी गुफा का है और इसके हिसाब से हमें अभी और आगे जाना है, पर ज्यादा दूर नहीं है। ये दोनों अब गुफा के थोड़ा और अंदर गए। जितना अंदर ये जा रहे थे उतना ही अंधेरा और बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन्होंने अपने कदमों को नहीं रोका।
और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो एक कोने में पहुंचे जहां पर एक और बक्सा रखा था, लेकिन इस बक्से पर एक ताला लगा था। ओह, तो ये चाबी शायद इसी ताले की होगी। हाँ, इसे खोलते ना। राजवीर ने जैसे ही ताले को हाथ लगाया, जमीन जोरों से हिली और तेज शोर करते हुए काफी सारी मिट्टी छत से नीचे गिरी। इसमें जरूर कुछ होगा। राजवीर ने हिम्मत करके ताला खोला और ढक्कन हटाते ही उन्हें एक किताब रखी हुई नजर आई। सरकटा भूत स्त्री भाग 2। तो यही वो किताब है जो उस किताब का दूसरा भाग है। राजवीर ने किताब जैसे ही उठाई तो गुफा के अंदर भूकंप आ गया। अरे ये क्या हो रहा है? तभी कुछ बड़े बड़े पत्थर छत से नीचे गिरने लगे। भागो! ये दोनों गुफा के मुंह की तरफ भागे। धीरे धीरे पूरी गुफा ढह रही थी और अगर ये एक कदम भी रुकते तो उसी में दबकर मर जाते। ये दोनों गुफा से बाहर आए और पूरी गुफा तहस नहस हो गई। इन दोनों की सांसें तेज तेज चल रही थी। कुछ देर इन्होंने सांस ली और उसके बाद ये गांव में पहुंचे। चौक पर सभी पहले ही इनका इंतजार कर रहे थे। स्त्री के मरने के बाद ही सरकटा भूत वापस आएगा, क्योंकि उसी की वजह से नृत्यु की मौत हुई थी और मरने के बाद वो स्त्री बनी थी। वो सरकटा भूत अपने जीवन काल में चंदेरी गांव का राजा हुआ करता था और उस राजा का इस नृत्यु के साथ क्या संबंध था, ये हम जानेंगे इस किताब में। आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें।